पाकिस्तान को अगर वीक करना है। पाकिस्तान में एक प्लान था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का। The Pakistani Air Force suddenly launches sneak attacks on several airfields. वो मिलिट्रीली इंटरवीन करना पड़ेगा। ऑपरेशन ईगल और दूसरा गंगा हाईजैकिंग। तो वो टेंशन बढ़ाने के लिए किया गया है। बिफोर इंदिरा गांधी असैसिनेशन उन्होंने वॉर्न करा था उनको। कट्टर लोग थे वहाँ पे, इस्लामिक पंथ को मानने वाले, जो चाहते थे कि अजीत डोवाल तो बोले आर्यन का ऑलरेडी न्यू कि देयर विल बी अ कू। Sir, welcome to the show and thank you so much for your time. माय प्लेजर। And sir, for writing this book, this very fascinating book and this very rare book on आर्यन काऊ आपने लिखी है सर ये किताब, और इन पे 2 ही किताबें लिखी गई हैं जिसके अलग कुछ रीजंस हैं जिसके अंदर मैं जाऊंगा। फाउंडर ऑफ रॉ, very enigmatic man, Correct. spy master par excellence, and the original, the OG of espionage in India. तो सर आपने किताब लिखी है, you have met with his family, आपके पास रिसर्च है, there is talk of these mysterious files, तो 2025 में निकलनी चाहिए थी जो नहीं निकली, मैं उस पर भी आऊँगा सर जी। But from your version sir, why is this gentleman the gentleman spy master? Why is it such a big deal? And what is the enigma? इनका कहना ये था कि भाई मेरी पर्सनालिटी मैटर नहीं करती है, ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है। तो फोटोज मत लो। तो बहुत ही प्राइवेट व्यक्ति थे वो, और एक अच्छे घराने से आए थे, और अच्छा उन्होंने शिक्षा ली थी, अच्छी शिक्षा ली थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद तब इलाहाबाद कहते थे, अब इलाहाबाद अब प्रयागराज कहते हैं। तो वहाँ से वो ग्रेजुएशन किया था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो बड़े ही प्राइवेट व्यक्ति थे, और मतलब वो उनकी फैमिली भी अभी भी वो ट्रेडिशन मेंटेन करती है। उनको बहुत मुझे मतलब मनाना पड़ा कि आपके फ़ोटोज़, कुछ मेमोरीज दीजिए, कुछ करिए। वो बहुत खुश नहीं थे इसके बारे में। बट फिर उनके जो पुराने, जो उनके साथ में काम करने वाले लोग थे, जो कलीग्स थे, उन्होंने जाके उनको बताया कि नहीं ये ज़रूरी है, उनका सेंटेनरी ईयर है, और एजेंसी भी चाहती है कि भाई कुछ एक रिकॉर्ड रहे। ऑफिशियल ये तो है नहीं बायोग्राफी, बट इट इज़ अ सेमी ऑफिशियल बायोग्राफी, ऐसे कह सकते हो। और इसमें मैंने उनकी पर्सनैलिटी को लाने की कोशिश की कि वो कैसे थे, उनके कार्य करने का क्या तरीका था, कैसे शैली में उनके वो बात करते थे। तो ऐसे लोगों से ही बात करके मैंने उनका कैरेक्टर एक बिल्ड करने की कोशिश की है। आपने कहा कि पहले RNW पे और भी किताबें हैं, 1-2 लोगों ने लिखी है। उसमें क्या था, वो ज़्यादातर ऑपरेशनल और कुछ इंसिडेंट्स को लेकर था। मैं चाहता था, और ये मेरा पहले से ही मैंडेट मैंने अपने आप के लिए बना लिया था, और जब हमने तय किया कि इसको लिखना है कि ये बायोग्राफी होगी आर्यन काऊ की, अनऑथोराइज्ड हो, ऑथोराइज्ड हो, जो भी हो, सेमी ऑफिशियल हो। तो अब उनको, अगर उनका व्यक्तित्व अगर हमें सामने लाना है लोगों के, तो उनके बारे में जानना होगा। तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे उनका व्यक्तित्व जो है वो हम कैप्चर करें इसमें। तो मुझे पता नहीं अब क्या लोग इसके बारे में कहते हैं, पर मुझे लगा मेरा बेस्ट एफर्ट मैंने इसमें दिया। जी सर, मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, I've gone through most of it and it is fascinating, interesting, और वो व्यक्तित्व आपने कई जगह डाला है। I mean, it's not just chronological. बीच में उनकी reflections और apparently he took a lot of notes. But one thing sir I would love to say and request, वो ये है कि वो जो context है इनके contributions का, वो शायद नहीं पता हो लोगों को, और हो सकता है लोगों ने किताब भी ना पढ़ी हो। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी इनकी? इनके कुछ तो एनेक्डोट्स हैं जो मतलब इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ जेम्स बॉन्ड मूवी काफी हद तक, एंड ही वाज अ वेरी पेक्यूलियर मैन, दिस वी नो हिज पर्सनालिटी वाइज। बट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं सर? आपको क्या लगता है उनकी टॉप 3 सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? तो ये जो टाइटल है किताब का, जेंटलमैन स्पाई मास्टर, ये बहुत सोच समझ के दिया गया टाइटल है। क्योंकि स्पाई बोल सकते थे हम उनको, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसे था, प्राइवेट थे, बहुत जानकारी उनके बारे में नहीं थी, और ऐसे उन्होंने कुछ ऑपरेशंस भी किए हैं, उनके नेतृत्व में ऐसे ऑपरेशन हुए हैं, बट वो स्पाई नहीं थे। मेरा कहना ये है, आप लोग इसके ऊपर डिस्प्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लासिकल स्पाई नहीं थे। इन द सेंस वो कभी डिस्गाइज में जाके किसी दूसरे देश में रहे नहीं,
कोई अंडरग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया, या फिर उन्होंने कोई डिस्गाइज में जाके कोई किसी के साथ बातचीत की, या कोई वहाँ पे मीटिंग्स हुई, ऐसा नहीं हुआ। पर इनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा अगर भारतीय इतिहास में अगर दर्ज किया जाएगा तो ये है कि ये इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे, और एक नए देश के लिए, न्यूली इंडिपेंडेंट जो देश है, जब उन्होंने मतलब पहले तो आईबी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, बट उन्होंने 3 या 4 ऐसी एजेंसीज को खड़ा किया जो अभी भी कार्यरत है, और जो अभी भी देश को बचाने में या देश की सुरक्षा करने में माहिर है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैं उनको कहता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो उन्होंने पहले इंडियन पुलिस ज्वाइन किया जब ब्रिटिश समय में, जब उनका मतलब वो जो इंपीरियल सर्विस जो थी, आईपी जो कहते थे, फिर उसको इंडियन पुलिस हुआ 1948 में। उसके बाद फिर वो आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रमोशन उनका होता गया। तो उसमें उनको फिर फाइनली 1960s के स्टार्ट में जी वो एक्सटर्नल डिवीजन जो था आईबी का, उसके वो हेड थे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस था। वो पंडित नेहरू के पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ में थे, तो उनके साथ ट्रैवल करते थे सब जगह, तो वो भी था। अब वो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित थे, पंडित नेहरू भी कश्मीरी पंडित थे, इसलिए उन्होंने उनको रखा। बट वो ऑब्वियसली पहले से ही सर्विस में थे, ऐसी बात नहीं थी कि वो बाद में आए। एनीवे, तो जो भी था, तो उनका एक कंट्रीब्यूशन था वो कि इंस्टीट्यूशन बिल्डर, इंटेलिजेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किया। जैसे वो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया ARC, एविएशन रिसर्च सेंटर, जो जियो स्पेशल अभी हम कहते हैं, या एरियल फोटोग्राफी में जो माहिर है, ARC, उसका उन्होंने स्थापना की पोस्ट 1962 वॉर। फिर SSF जो स्पेशल सर्विसेज फ्रंटियर, मतलब वो है टिबेटन्स का जो फोर्स है, उसको उन्होंने खड़ा किया। और फिर RNW तो है ही, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका। तो 1968 में 21 सितंबर 1968 को RNW की स्थापना हुई। अब वो RNW का एक ही काम था कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, एंड नॉट ओनली जस्ट इंटेलिजेंस बट अबाउट रिसर्च एंड एनालिसिस, ये दोनों चाहिए कि भारत के खिलाफ क्या कितने कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, दूर क्या हो रहा है, फिजी में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये सब। और इनका और एक कंट्रीब्यूशन वो लोग भूल जाते हैं बहुत बार, ये और इनके एक कलीग थे के शंकरन नायर, इन्होंने घाना जो देश है अफ्रीका में, उसके एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की भी स्थापना की 1950s में, 55 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसलिए ही इज अ लेजेंड, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम द जेंटलमैन स्पाई मास्टर। ही वाज इन हिज बिहेवियर एब्सोल्युटली जेंटलमैनली, बहुत शांत स्वभाव के थे, जो लोग बताते हैं, वेरी मेटिकुलस। वो कभी अगर कोई भूल से भी कहते हैं कि रॉ अगर बोल दे कि हम रॉ में काम करते हैं, तो वो इंटरनली तो उनको करेक्ट करते थे। वो कहते थे नहीं, हम रॉ नहीं है, हम RNAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और बहुत सालों तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये एजेंसी की स्थापना हुई है और ये एजेंसी काम कर रही है। इन्होंने सिक्किम का क्रिएशन में RNAW का हाथ था, बांग्लादेश का सभी को पता है। और फिर आगे जाके मिसेस गांधी के ये करीबी थे। तो when इंदिरा गांधी was assassinated, तब उस दिन ये बीजिंग में थे। तो भारत का जो चाइना के साथ संबंध सुधारने का जो एक प्लान था, उसके ओपनिंग के लिए या उसके मतलब इनिशिएटिव लेने के लिए ये चाइना गए हुए थे उस समय, एट इंदिरा गांधीज इंस्ट्रक्शंस। तो 1962 से लेकर 1984 तक ये भारत और चीन के संबंध बहुत कड़वे थे और बहुत तनावपूर्ण थे। तो उसको ठीक करने के लिए उनको भेजा गया था, क्योंकि इनका एक पुराना कनेक्शन था चाइना के लोगों के साथ, चाओ एन लाई के साथ। और जो कश्मीर प्रिंसेस नाम का एक जो इंसिडेंट था 1953 में, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के समय काफ़ी देर वो चाइना गए थे, काफ़ी लोगों से उनका लियाज़ों था, हांगकांग में था,
तो इसलिए उनको भेजा गया था। और वहाँ उनके जो चाइनीज पब्लिक सर्वेंट के लिए जो हाईएस्ट ऑनर है वो इनको दिया गया वो इनको दिया गया था बिकॉज पीपल हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। और चाइनीज लोग भी उस समय मतलब चाहते थे कि भारत का संबंध अच्छे रहे, बट 62 की वॉर हो गई, उसके बाद संबंध बहुत खराब हो गए। जी। तो फिर 84 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन बहुत कम लोगों को पता है कि वो गए थे ओपनिंग करने के लिए, मतलब इनिशिएटिव लेने के लिए। फिर मिसेस गांधी असैसिनेशन हुआ तो वो वापस आ गए। फिर 88 में जो ब्रेक थ्रू कहा जाता है कि राजीव गांधी दिसंबर 1988 में यस जब चाइना गए और Yes. वहां से चाइना के साथ संबंध सुधरने लग गए, यस उसका जो बेसिस था वो इन्होंने वो बनाया। इन्होंने बनाया था। जी। और सर मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसी टाइम पे इस मोसाद के साथ जो रिलेशनशिप सीमेंट हुआ वो भी इसी टाइम हुआ, वो भी इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। बड़ी कंट्रीब्यूशन थी मोसाद के साथ करना। और इनको फ्रेंच इंटेलिजेंस चीफ ने और बहुत- कई इंटेलिजेंस चीफ्स ने कहा था कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस चीफ्स। तो देखिए, चीफ और उनके जो ऑपरेटिव्स होते हैं उनमें फर्क होता है। अब चीफ को हर तरह के कामों में ध्यान देना पड़ता है, कामों पे ध्यान देना पड़ता है कि आप ऑपरेटिव को वहाँ ऑपरेट करने के लिए भेज रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, उसकी फैमिली को कैसे बताएं कि क्या कर रहे हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको कैसे कवर करें, ये सब उनका काम होता था। तो बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। यू कैन बी एन इंडिविजुअल ऑपरेटिव, ब्रिलियंट ऑपरेटिव, बट वो बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी, जो इन्होंने किया। और इसीलिए मैं बहुत फर्म था इस चीज पे, इस फैसले पे जी। कि मैं इसका जो हेडिंग दूंगा, टाइटल दूंगा बुक का, वो जेंटलमैन स्पाई मास्टर होगा। ही वॉज अ मास्टर। यस। और क्लासिकली अगर आप MI5, MI6 इनके अगर वो देखते हो चीफ्स पुराने, आपने जॉन ली कार के किताबों में देखा होगा या फिर मूवीज में देखा होगा, CIA के चीफ या इसके, तो वो कभी क्लासिकली टिपिकल ग्राउंड ऑपरेटिव नहीं होते थे। तो he was one of the legendary spy masters. Yes. And that is what my entire USP of this book is. In public administration, paperwork is always a reality. But so is inefficiency because of that. Printing, scanning it, sending it via couriers, missing signatures, these are not traditions we should hold. They are bottlenecks, and modern businesses cannot afford these bottlenecks anymore. And this is where Odoo Sign becomes a practical solution. It allows you to send, sign, approve documents online securely and legally in just a few clicks. You can also customize documents and signers. You can define signing order and you can set automatic reminders so that nothing gets delayed. Your clients can review and sign documents from any device they want, anywhere, using their preferred signature method. And every action is securely logged, it's fully traceable, and it is compliant with global regulations like eIDAS, eSign and Indian IT laws. The first application is free for life and it has unlimited uses, hosting and support. If your priority is speed, accountability, simplicity, you should explore Odoo Sign and the link is in the description. लेजेंडरी वर्ड, आई वांट टू फोकस ऑन दैट। डिफाइनिंग मिशन RNAW का भी और RN काउ का भी वाज ऑफ कोर्स ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश। Correct. सर इसकी स्टोरी क्या है? व्हाट वाज ही डूइंग इन दिस? So इसमें क्या था कि इसमें मतलब I'll give a nuance थोड़ा सा जी। कि ईस्ट पाकिस्तान was always in turmoil from the 1960s. जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे लैंग्वेज फॉर्मूला थोपने की कोशिश की जी। और दे वर ऑलवेज निगलेक्टेड, सो देयर वाज ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिसकंटेंट, हमेशा था। तो इंडियन डिसीजन मेकर्स का ये कहना था कि भाई पाकिस्तान को अगर वीक करना है, उनको अगर कमज़ोर बनाना है और थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है तो इनके टुकड़े करने होंगे। तो उनको बना बनाया एक कारण मिल गया जब 1965 में शेख मुजीब जो अवामी लीग के लीडर थे, उन्हें एक गलत केस में या झूठे केस में अरेस्ट किया गया। आगरतला कॉन्स्पिरेसी उसको नाम दिया गया। तो उस समय ये IB में ही थे, ये और शंकरन नायर और जो बाद में PN बैनर्जी, इनके जो जूनियर थे, ये सब लोग उसको हैंडल करते थे कैलकाटा से, IB के बिहाफ पे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बिहाफ पे। तब से उनका वो कॉन्टैक्ट था शेख मुजीब के साथ और अवामी लीग के साथ। अवामी लीग ने ये ठान ली थी कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से। फिर बाकी सबको ये हिस्ट्री पता है, पर इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि जब वहाँ अनरेस्ट शुरू हुआ, जब क्रैकडाउन हुआ मार्च 1971 में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से,
ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब को अरेस्ट किया गया, उसके पहले ही इन्होंने थ्रू नाथ बाबू, जो पीएन बैनर्जी का एक निकनेम था नाथ बाबू, उनके थ्रू इन्होंने मुजीब के साथ अपने संबंध इतने अच्छे करके रखे हुए थे कि मुजीब को हम लोग मतलब इंडिया की तरफ से मदद भी मिलती थी, फिर उनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए वो मिलता था। तो हमने एक माहौल, मतलब RNW ने ईस्ट पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको मदद कर सकते हैं। तो जब क्रैकडाउन हुआ मार्च 1971 में, फिर 6 महीने वो जेनोसाइड चलता रहा, वो सब हुआ, तब मुक्ति बाहिनी की स्थापना हुई। वो काफ़ी उनके अवामी लीग के लीडर्स सब भाग के इंडिया में आ गए। तो इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि ये कोऑर्डिनेट करते थे सबके साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, अवामी लीग के लीडर्स, RNW, IB. He was the fulcrum. You can call him that. You know, he was the fulcrum of this entire operation against Pakistan in 1971. सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो कि अब मैं चाहता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट चेक भी हो जाए। बिल्कुल। बिफोर द 1971 ऑपरेशन पाकिस्तान में एक प्लान था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का इंडियन एयरफोर्स पे, क्योंकि उनको पता था इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बिल्कुल। RNW के पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंस थी कि एक तो ना तो कि वो फॉइल किया, उसके बाद इट वाज सो प्रिसाइज दैट RN Kao सीम्स टू हैव प्रेडिक्टेड कि ये होगा 2 years ahead of schedule. Well, not 2 years I have the schedule. तो जो कहानी मुझे पता है और जो मेरे किताब में है वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो इनका स्ट्रेंथ क्या था कि ही यूज्ड टू पिक द राइट पीपल टू हेड द अप्रोप्रिएट डेस्क। राइट। तो पाकिस्तान डेस्क जो होता था, इनके जो करीबी दोस्त भी थे, कलीग भी थे, के शंकर नायर, वो हैंडल करते थे। तो इनका एक एजेंट याया खान के ऑफिस में था, शंकर नायर का। और अब मैंने मार्च में आपको बताया, मार्च 71 में क्रैकडाउन शुरू हुआ, तो रेफ्यूजीज आते गए, 1 करोड़ से ज़्यादा रेफ्यूजीज भारत में आए और भारत के ऊपर प्रेशर पड़ता गया। बहुत गरीब देश था भारत उस समय। तो ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्रंटेशन होगा और भारत को मिलिट्रीली इंटरवीन करना पड़ेगा। तो ये मिलिट्री का काम था रेडी करना। तो दूसरे एक लेजेंड जो है, देन जनरल, लेटर फील्ड मार्शल मानेक शॉ, यस, उन्होंने मिलिट्री को रेडी किया। वो सब वो पैरेलली होता रहा, वो बहुत बड़ी कहानी है। पर इन्होंने, शंकरन नायर ने पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, रावलपिंडी में, याया खान जो फील्ड मार्शल थे, जो रूलर थे पाकिस्तान के, उनके ऑफिस में एक मोल बिठा के रखा हुआ था। तो उस मोल ने एक मैसेज किया एंड ऑफ नवंबर 1971 कि पाकिस्तान एक हवाई हमला करेगा। उन्होंने एक भेजा था क्रिप्टिक मैसेज, जो कोडेड मैसेज था कि 3 दिसंबर को यह हमला होगा। यहाँ पे या तो ट्रांसलेशन में या उसको डिक्रिप्ट करने में कोई गलती हुई और ये कहा गया कि 2 दिसंबर को ये हमला होगा। तो एयरफोर्स को अलर्ट पे डाल दिया गया। 24 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, तो एयरफोर्स ने कहा भाई हम 36 घंटे 48 घंटे से ज़्यादा हाईएस्ट अलर्ट पे नहीं रह सकते हैं। तो तब तक इन्होंने वो वेस्टर्न इंडिया में जितने जहाज थे, लड़ाकू हो, ट्रांसपोर्ट हो, जो भी हो, सबको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। तो खाली थे बिल्कुल, रनवेज, एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड्स सब खाली थे, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की खबर आ गई थी। राइट। फिर शंकर नायर को पूछा गया कि भाई आपने कहा कि ये 2 तारीख को होने वाला, हुआ नहीं अभी तक, 2 तारीख तो हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत भरोसे वाला सोर्स है, आप 12 घंटे और रुक जाइए, हम देखते हैं क्या होता है। तो 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने, जैसे वो उसने कहा था उस सोर्स ने, उस तरह से उन्होंने अमृतसर, आदमपुर, हलवाड़ा, जम्मू, राजस्थान, सब जगह एक हवाई हमला किया, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। पर वो खाली गया क्योंकि कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब जहाज वो बाहर थे। उसको दैट बिकेम अ रीजन फॉर इंडिया टू जॉइन द वॉर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। लेजिटिमेट रीजन मिल गया, जो लेजिटिमेट हो गया। तो इंडिया ने बहुत खूबी से, और ये सब इनका दिमाग, बाकी और लोगों का, जो पीएन अक्सर थे, इन सब का ये था कि हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्स देंगे पाकिस्तान को, एक उस रिस्पॉन्स में हम वॉर को ज्वाइन करेंगे, बट उसके लिए उनके तरफ से कुछ हमला होना होगा। और ये हुआ 3 दिसंबर को, और फिर 13 डेज में भारत ने ये जंग जीत ली। पाकिस्तान के टुकड़े हुए,
बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, शेख मुजीब वहाँ से छूट गए, इतना प्रेशर आ गया पाकिस्तान पे कि वो आ गए। तो ये कहानी, इतना बड़ा रोल उनका उसमें रहा। सर इसके अंदर दो बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है पूरे बांग्लादेश वाले इसमें, एक ऑपरेशन ईगल और दूसरा गंगा हाईजैकिंग। गंगा हाईजैक वो जो इंडियन एयरलाइंस की प्लेन की जो हाईजैक की जो बात है, ये क्या कहानी है सर? बिकॉज दिस आल्सो इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्पाई क्राफ्ट है, स्पाई क्राफ्ट है। तो ये जैसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बारे में जैसे हमने कहा, जी। तो इसी में ये कहा जाता है, और ये मेरी किताब में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं था और मुझे कोई ज्यादा प्रूफ नहीं मिला। जी। बट काफी इस पे कहानी है, आप मिथी कहिए जो भी कहिए, कुछ कहानियां जो है डिसेप्शन में होती है और डिसेप्शन के लिए की जाती है। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने वो इसको ऑर्गेनाइज किया था, RNAW ने इस हाईजैक को ऑर्गेनाइज किया था कोई सिख मतलब एक्टिविस्ट के सहारे। जी। और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान फिर प्रोवोक होके कोई हमला करे या कुछ करे, ऐसे कोई जी हाँ, ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो मुझे भी एक्चुअली मतलब आई वाज नॉट कन्विंस, और मुझे कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला था, तो मैंने ये कहानी उसमें नहीं डाली थी। जी, और मेरी रिसर्च कह रही है कि ये इट इज डिबेटेड, हाँ, बट इट इज पॉसिबल कि एक इंडियन एयरलाइंस का गंगा था जो रिपोर्टेडली हाईजैक करवाया गया या करा गया श्रीनगर टू लाहौर, करेक्ट, और प्लेन वाज सेट ऑन फायर आफ्टर पैसेंजर्स वर रिलीज्ड, जी, व्हिच गेव इंडिया रीजन टू क्लोज एयर स्पेस टू पाकिस्तानी ओवरफ्लाइट्स। हाँ, तो वही तो ऐसा हुआ ना कि जब ईस्ट पाकिस्तान में रीसप्लाई करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए पाकिस्तान को वो राइट था सर कि भाई हम इंडिया के एयर स्पेस से जा सकते हैं, बट दिस इंसिडेंट अपेरेंटली गेव इंडिया रीजन टू क्लोज एयर स्पेस, जैसे अभी है सिंदूर के बाद अभी एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए क्लोज है, यस, एंड फॉर इंडियन प्लेन्स आल्सो पाकिस्तानी एयर स्पेस इज क्लोज्ड। तो वो टेंशन बढ़ाने के लिए किया गया है ऐसे कहते हैं, बट मैंने किसी ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल पेपर में मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। आई एम लिटिल मोर कंसर्न्ड अबाउट ऑथेंटिसिटी, गॉट इट, तो मैंने नहीं किया। पर ये दूसरा जो आप ईगल का कह रहे हो, ये कौन सा है? ईगल में है सर ब्रिगेडियर सुजान सिंह उबंस तिब्बतियन स्पेशल SFF, हाँ, जो तो डिप्लॉय करी गई थी चिटागोंग हिल्स में। जी, तो ये सही है। इसको ईगल की जगह इसको एक्चुअली इसको ऑपरेशन फैंटम नाम दिया गया था, जो मैं जानता हूँ सर। इसमें क्या था कि उन्होंने किताब भी लिखी हुई है, मेजर जनरल उबान ने, जी, SS उबान, इन्होंने कहा कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स के थ्रू पाकिस्तानी ब्रिगेड्स या पाकिस्तानी सेना जो वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में थी, वो भाग जाएगी म्यांमार उस तरफ। तो उसको रोकने के लिए उनको एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी, जो SFF जो टिबेटन्स का बनाया हुआ फोर्स है और जो चाइना के खिलाफ उसको रेज किया गया था, उसको एक वो ब्रिगेड उन्होंने वहां पे डिप्लॉय की थी। So they bottled up the Pakistani brigade, which was fleeing from East Pakistan, and that was their biggest contribution of RNAW's branch, or one organization of RNAW under RN Kao, which was executed by Major General SS Uban. But the execute करने वाले जो सैनिक थे वो टिबेटन रेफ्यूजीज जो आए थे, and they were actually primed and trained for operations in the hills. That's why they were sent to Chittagong hill tracks. क्योंकि बाकी सेना जो भारत की थी वो सब यहाँ बिजी थी ईस्ट पाकिस्तान में, और वेस्ट पाकिस्तान में भी, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए था, तो उसको लगाया गया था। तो दिस वाज आल्सो एन एक्सीलेंट नॉट जस्ट डिसेप्शन बट एन ऑपरेशन व्हिच वाज एन एडिशनल ऑपरेशन टू इंडियन आर्मीज ऑपरेशन, इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन। हाँ सर, और ये इन सब चीज़ों के बारे में जब समझते हैं तो पता चलता है कि स्केल क्या था इसका। इट वाज मैसिव स्केल, क्योंकि यहाँ पर ये ऑपरेशन फैंटम हो रहा है, वहाँ पर ऑपरेशन ये मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग आर्मामेंट हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, ताकि वो कर सकें जो उनको करना है। 1 लाख फाइटर से ज्यादा तैयार करेगा ये, बिल्कुल। 3 ब्रिगेड्स ऑफ रेगुलर बांग्लादेशी ट्रूप्स प्लस थाउजेंड्स ऑफ गुरिल्लास। तो मुक्ति बाहिनी के जो गुरिल्लास थे उनको मेघालय में लाया गया, अगरतला में लाया गया, मतलब त्रिपुरा में, और वहाँ पे उनके कैंप्स लगाया गया जिसको ट्रेनिंग दी गई, आर्म्स ट्रेनिंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग, सैबोटाज की ट्रेनिंग, वो सब दी गई उन 6 महीनों में। तो ये SFF ने भी किया, इंडियन आर्मी ने भी किया, RNAW के लोगों ने भी किया। तो काफ़ी आपको मिल जाएंगे लोगों के रिमेम्बरेंसेस और या मेमोयर्स जो उस समय इसके ट्रेनर थे मुक्ति बाहिनी के। तो उससे हुआ क्या कि ये एक्चुअल जंग शुरू होने से पहले RNAW ने थ्रू SFF एंड मुक्ति बाहिनी एंड ऑफ कोर्स द ओल्ड बंगाली एलिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, they had softened up or eaten up
अंदर से ना वो उनको कमजोर कर दिया था। सैबोटाज कर रहे थे कि रेलवे लाइंस, एयरफील्ड्स, सप्लाई चेन्स, चित्तगोंग पोर्ट, तो पाकिस्तानी सैनिकों को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ से आ रहा है और क्या कर रहा है। और फिर लोकल इंटेलिजेंस चाहिए आपको अगर आप जा रहे हो तो ये सब मुक्ति भाई ने किया। और इसका काम इनको इकट्ठा करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको फाइनेंस करना, ये सब आरएनएडब्ल्यू का काम था। तो ये इनके नेतृत्व में हुआ। सर क्या ये सच है कि इस ऑपरेशन के दौरान इंटेलिजेंस आरएनएडब्ल्यू की इतनी थरो थी कि आईएएफ ने उस रूम को बॉम्ब कर दिया था जहां पे ईस्ट पाकिस्तान का कैबिनेट बैठा है? बिल्कुल, वो गवर्नर्स हाउस कहलाया जाता है, ढाका में था वो। और उनकी मीटिंग हो रही थी कि भाई अब क्या करना है। ये आई थिंक अराउंड, इफ आई रिमेम्बर द डेट करेक्टली, 12 दिसंबर या 13 दिसंबर की बात है जी। तो वो गवर्नर जनरल जो था वहाँ का, उसने मीटिंग बुलाई थी। ही वाज अ सिविलियन, राइट, राव फरमान अली, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी पर वो नियाजी जो वहाँ के ईस्टर्न कमांड के, पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड के जो चीफ थे, तो ये सब वहाँ मिलने वाले थे। तो ये जैसी खबर आई तुरंत वो पास ऑन कर दी गई टू इंडियन एयरफोर्स। और वो विदाउट प्रिपरेशन, जस्ट विथ ओल्ड मैप्स व्हाटएवर, जो उनके कमर्शियली अवेलेबल जो नक्शे थे, उसके बेसिस पे ये जाके उन्होंने गवर्नर हाउस को बॉम्ब किया। अब उसमें कितने लोग मरे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट ये था कि लोगों को खबर थी ये मीटिंग चल रही है या होने वाली है रियल टाइम में, और उसमें ऐसा पैनिक हो गया कि वो डिसाइड कर लिया उन्होंने कि हम सरेंडर कर देंगे। यहाँ पे हम बस वो डिसीजन हो गया वहां से, बिफोर इवन आस्किंग वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, तो दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग, तो बट वाज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, टैक्टिकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, और उसका स्ट्रेटेजिक इफेक्ट था। सर देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट हिम, जिसमें से एक चीज जो बार बार मेरी रिसर्च मुझे कहती है वो ये है कि बिफोर इंदिरा गांधी असैसिनेशन उन्होंने वॉर्न करा था उनको, और मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन से पहले भी यही हुआ था। आपने कहा कि हमारा सपोर्ट था उनको जी, तो उनकी असैसिनेशन से पहले भी वार्निंग थी, और दोनों केस में वार्निंग हीड नहीं करी गई, दोनों केस में असैसिनेशन हुआ। बिल्कुल। तो मैं पहले मुजीब वाले किस्से पे आऊँगा। तो 73 से 72 में मुजीब बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। He was called Bongo Bandhu, friend of the Bengali people. Yes. और he was very revered. तो तब वो हीरो थे, सब थे। But कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऐसे हो गए, इकोनॉमी ठीक से काम नहीं कर रही थी, और कुछ ऐसे कट्टर लोग थे वहाँ पे, इस्लामिक पंथ को मानने वाले आर्मी में, जो चाहते थे कि बांग्लादेश शुड नॉट बी फ्रेंडली विद इंडिया। तो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस था उनका, वो था। और इनके खुद के बर्ताव के कारण, जो ही ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली ऑटोक्रेटिक, शेख मुजीब, तो उसके कारण इन्होंने मतलब वहाँ पे डिस्कंटेंट बढ़ गया आर्मी में। तो कुछ लोगों ने तय किया कि भाई हम इनको ख़त्म कर देंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आरएनडब्ल्यू के पास थी। तो आरएन का खुद पहले तो पीएन बैनर्जी को भेजा, जो इनके दोस्त हो गए थे मुजीब के, और उनको भेजा कि वार्न किया कि आपको खतरा है, आपके जान को खतरा है, आपके फैमिली को खतरा है, तो आप सावधान रहिए, चाहे तो हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं विश्वास नहीं करता हूँ ये सब होगा, ऐसे मतलब डिसमिस कर दिया। तो सेकंड टाइम आरएन का खुद गए। अच्छा। उनको गार्डन में ले गए और उनको बोला कि आपको बहुत खतरा है, और आपके अंदरूनी जो लोग हैं सेना में, आपके बांग्लादेशी मिलिट्री में, वही आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो आप सावधान रहिए, चाहे तो हम आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आपको यहाँ से दूसरी जगह, सेफ जगह ले जा सकते हैं, फैमिली को मूव कर सकते हैं। तो उन्होंने वो डिसमिस कर दिया फिर से। तो ही हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेसेंट, इफ नॉट एरोगेंट। तो ही डिड नॉट हीड, और वही हुआ 15 अगस्त 1975 को उनकी पूरी फैमिली, शेख मुजीब, सबको मार दिया गया, एक्सेप्ट शेख हसीना एंड शेख रेहाना, द टू सिस्टर्स, जो शेख हसीना बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी बांग्लादेश की। ये दोनों बाहर थे, देश से बाहर थे, तो वो बच गए। और सबको पता ही है वो खामियाजा क्या भुगतना पड़ा उनको। अब आते हैं इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पे। पंजाब में उस समय खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था, सेपरेट पंजाब चाहिए, काफ़ी वायलेंस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। और सबसे बड़ी बात हुई थी कि
बिटवीन 4th and 6th June 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था इंडियन आर्मी की तरफ से गोल्डन टेम्पल में, और उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था सिखों में कि अकाल तख्त डैमेज हो गया है, जो उनका रिवियर्ड जो सैंक्टम सैंक्टोरम कह सकते हैं, ये सब हुआ, तो वहाँ पे म्यूटिनी हुई काफ़ी सिख टुकड़ियों में, सैनिकों में, और बहुत रिजेंटमेंट हो गया, दिल्ली में मैसेकर हो गया। तो ब्लू स्टार प्लस मैसेकर ऑफ नियरली 3000 सिख एंड सिख फैमिलीज इन दिल्ली पोस्ट असैसिनेशन, ये भी ब्लॉट है। बट ब्लू स्टार के बाद आर.एन. काउ ने मिसेस गांधी को ये कहा था कि आपके जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, जो इमीडिएट विसिनिटी में आपके हैं, ये सिख हैं दिल्ली पुलिस के, तो शायद इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इनको इमोशनली कोई ऐसा उकसा सकता है कि आपके खिलाफ जाए या आपको हार्म करे। तो उन्होंने वो डिसमिस किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, एंड दिस विल नॉट लुक गुड, और ये तो अल्टीमेटली पुलिस में है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा वो उसके रिकॉर्ड्स काफ़ी होंगे, वो रिकॉर्ड कभी मिले नहीं मुझे, बट ये सही है कि उन्होंने वार्न किया था, और दैट वार्निंग वाज नॉट हीडेड बिकॉज शी वाज मैग्नानिमस, राइट, एंड शी सेड कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि उनको क्यों हम विक्टिमाइज कर रहे हैं। बट जो आर.एन. काउ ने कहा था, उनका एक्सपीरियंस था, जज्बा था, उन्होंने पता था, उनको पता था कि भाई ऐसा हो सकता है कि किसी को भी विन ओवर कर सकते हो, और वही हुआ। उनको मोटिवेट किया गया, रिलीजियसली मोटिवेट किया गया, अब पैसे दिए नहीं दिए वो नहीं पता, पर उनको कहा गया कि आप असैसिनेट करो मिसेस गांधी को, और वही हुआ। तो दोनों ने उनको 31 अक्टूबर 1984 को असैसिनेट किया। सर मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हेड ऑफ स्टेट की स्टोरी पे आना चाहता हूँ, जो मुझे पता है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाटएवर यू कैन टेल मी। मोरारजी देसाई, द होल थिंग अबाउट इट, ही वाज ही एन एजेंट? Did he? I don't know. That is the question everybody asks. I think there's several reports, some books have been written कि Seymour Hersh का book है, if I remember correctly, एक American journalist, अभी भी he is active. Yeah. He had written कि there were 2 people in India's cabinet Yes. who were CIA assets. तो इसका एग्जैक्टली मुझे वो नहीं पता है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने RNW को डिसमेंटल करने की कोशिश की, उसको बर्खास्त करने की कोशिश की, कि उन्हें लगा कि ये मिसेस गांधी की, इंदिरा गांधी की पर्सनल फौज है या पर्सनल एजेंसी है, और दिस वाज यूज्ड अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स इन 77। तो मोरारजी देसाई का मुझे लगता है कि ऐसे होता है ना कि आप स्पाई वर्स में या स्पाई वर्ल्ड में ऐसे लोगों को जो उभर के आ रहे होते हैं या पावरफुल होते हैं, उनको बदनाम करने के लिए काफ़ी स्टोरीज प्लान की जाती है। तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी बट एक्सेप्ट दोज 2 बुक्स, सेमूर हर्ष का और मे बी 1 more book फ्रॉम समवेयर। तो वैसे अगर आप जाओ तो देयर इज अनदर बुक कॉल्ड मित्रोखिद आर्काइव्स, सोवियत एक स्पाई था जो इंडिया में भी था, और वो ही डिफेक्टेड फ्रॉम KGB टू द US। तो उसने भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं इंडियन सिस्टम के बारे में, इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में, इंडियन न्यूज़पेपर्स के बारे में, कि दे वर ऑल ऑन द पेरोल ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यूज्ड टू पे देम इन कैश। They had political leaders on their roles, or how they had internally sabotaged the entire system, Soviet Union ने, ये उसने लिखा था। वैसे ही CIA भी एक्टिव था। इन्होंने आर.एन. काउ के कुछ पेपर्स जो अभी पब्लिकली अवेलेबल है, एक्चुअली इट्स नॉट आर.एन. काउ पेपर्स, इट इज P.N. हक्सर पेपर्स इन द नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, जिसमें देयर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम IB इन कैलकाटा, जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिकन काउंसुलेट इन कैलकाटा इन द रन अप टू द बांग्लादेश ऑपरेशंस और ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश वॉर, द अमेरिकन काउंसुलेट ऑफिसर्स used to wine and dine all the important people in Calcutta, including army officers, IAS officers, intelligence people, big industrialists, ऐसे। So ये state craft में it's a done thing, कि wherever you can, you should soften up the decision makers, the executioners जो काम करते हैं सरकार में, important positions पे होते हैं, उनको
या तो सॉफ्टन अप करो या फिर विन ओवर करो या उनको एल्योरमेंट दे के पैसा दे के उनको अपनी तरफ रखो इन्फॉर्मेशन के लिए और ये सब करते हैं मतलब आपके दोस्त भी करते हैं और आपके दुश्मन भी करते हैं सर। और RNW का भी यही काम था और है। तो ये कभी बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप मेरे किताब में भी देखो, उन्होंने इनिशियल जो एक रिकमेंडेशन दिया था RN काव ने, उन्होंने कहा था कि हमें कम से कम 15 देशों में हमारा पोस्ट होना चाहिए RNW के ऑपरेटिव का या ऑफिसर का। और उन्होंने फिजी से लेकर वॉशिंगटन तक और मॉस्को से लेकर जिम्बाब्वे तक या डर्बन तक ये सब नाम उन्होंने दिए थे कि इस जगह अंडर द गार्ब ऑफ MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये लोग होने चाहिए। बट दे विल बी आवर एसेट्स देयर, ये काम करेंगे, ये तो आंख और कान खुला रखेंगे, प्लस हमें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, हु इज अगेंस्ट अस, हु इज फॉर अस, हम क्या ले सकते हैं वहाँ से नहीं ले सकते हैं। तो एवरी स्पाई एजेंसी, एवरी एस्पियोनाज एजेंसी विल हैव दिस। तो इसीलिए मैं इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको आंसर दिया मोरारजी देसाई के बारे में। तो ऐसे कई पॉलिटिशियंस होंगे दो मस्ट बी ऑन द पेरोल्स, बट बिकॉज ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर फाइनली, Yes. I think That is why it got sort of highlighted more. that's right. Sir, highlighted. I just want to just touch upon one thing. Yes. एक ये कहा जाता है कि RNAW अंडर RN काव पहले ही they had detected Pakistan's nuclear program। एक तो Yes, that's factually correct. it's correct. We knew this. It's correct. इसके पीछे भी बहुत अजीब स्टोरीज हैं सर। मतलब अपन मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट ये करेक्ट है क्योंकि इनके RNW में इनिशियल ईयर्स में और अभी भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल है। अच्छा। जो इस चीज़ पे काम करता है कि स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के ऊपर ध्यान देने के लिए कि ये कहाँ से सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स, कहाँ से यूरेनियम चुराना चाहते हैं, कहाँ से टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, ये सब ध्यान देते थे। और ये RNW ने उनके साइंटिस्ट ने डिड्यूस करके वो उन्होंने कह दिया था कि इनका प्रोग्राम बहुत एडवांस हो चुका है, इनको ईरान ने हेल्प किया है, इनको US से भी, इन्होंने यूरोप से भी चुराए हैं, तो ये कह दिया था। बट वो उस समय डिसीजन जो था एट द हाईएस्ट लेवल, तो इसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया उस समय। So that must be around that जनता गवर्नमेंट टाइम 77 to 79 वाले, Yes. जब मोरारजी देसाई Exactly. जब प्राइम मिनिस्टर थे। एग्जैक्टली। और उसी के बाद सर ऑफ कोर्स द फॉलो अप क्वेश्चन इज कि ये भी कहा जाता है कि इट इज मोरारजी देसाई हु हैड वार्न्ड पाकिस्तान कि इंडिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता चल चुका है, which led to deaths of some agents apparently। बिल्कुल, आई डोंट नो अबाउट द डेथ्स ऑफ सम एजेंट्स, उन्होंने कैसे कहा ये भी मैं बताता हूँ जी। ये जब उनकी जनरल जियाउल हक के साथ बातचीत चल रही थी किसी ऑफिशियल फंक्शन में या फोन पे, उन्होंने उसको कैजुअली उनको बोल दिया कि आपके प्रोग्राम के बारे में हमें पता है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जियाउल हक को उन्होंने बता दिया। अच्छा, ये हुआ। तो अब वो उनको वेदर इट वाज डन डेलिबरेटली या बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस हम नहीं कह सकते। आई एम श्योर देयर आर पीपल हु हैव स्टडीड ऑल दैट, बट ये हुआ, ये सच है कि उन्होंने बोलते बोलते, बात करते करते ये उनको बता दिया कि आपके प्रोग्राम के बारे में हमें सब कुछ पता है, तो डोंट बोस्ट और डोंट टेल मी कि आप ये कर रहे हो। तो बिकॉज मोरारजी देसाई पीपल से was also a very conceited man and he was a very arrogant person, so उनको लगा कि भाई हम बोल देते हैं, इनको बता देते हैं कि आप जो कर रहे हो हम जानते हैं। तो मेरे ख्याल से just arrogance। Sir, there is another very important segment जो थोड़ा सा स्टोरी से डिसजॉइंटेड हो गया है बट वो क्रिटिकल है, वो है सिक्किम। बिल्कुल। और सिक्किम के मर्जर में बहुत बड़ा रोल था हमारा। अपेरेंटली RN काव ऑलरेडी न्यू कि देयर विल बी अ कू इन सिक्किम। No, okay. So if I can tell you the story about Sikkim, क्या था कि सिक्किम as you know is borders Tibet. Yes. अभी चाइना है, तो और सिक्किम was not part of India. It was not even a princely state. It was a protectorate. Right. जो India was giving protection, या India was giving all the help to Sikkim. It was ruled by the Chogyal family. Chogyal family. The Chogyal family was, the Chogyal had married an American woman called Bob Hope. So she was seen to be the person controlling the Chogyal. अच्छा। उस समय 70s में।
तो 71 के बाद फिर उन्होंने ध्यान दिया कि भाई सिक्किम हमारे लिए तो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वो चाइना के साथ, तिब्बत के साथ उसकी बॉर्डर है, बाउंड्री है, और चाइना उसमें अगर आ जाएगा या इंटरफियर करेगा या प्रेजेंस होगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मिसेस इंदिरा गांधी ने अपेरेंटली शी आस्क्ड पीएन हक्सर एंड आरएन काओ कि इसके बारे में क्या कर सकते हो। तो उन्होंने कहा चलिए हम कुछ करते हैं। तो देन दे अगेन पीएन बैनर्जी हु वाज बेस्ड इन कैलकाटा एंड कपल ऑफ अदर जूनियर पीपल एंड एमईए सब लोगों ने मिलके अंडर द लीडरशिप ऑफ आरएन काओ दे क्रिएटेड अ पॉलिटिकल लीडर देयर हु हैड कनेक्ट विद द मासेस। ओके। और उनको वो वहाँ लाया, वो एजुटेशन को वहाँ फाइनेंस किया गया, चौगाल के खिलाफ एजुटेशन हुआ, डेमोक्रेसी लाने की बात हुई कि दे शुड बी डेमोक्रेसी इन सिक्किम। तो वो 2-3 साल वो चलता रहा। इट वाज वेरी सिस्टमैटिक ऑपरेशन वेयर दे अंडरमाइंड द चौगाल्स रूल एंड ही कंट्रीब्यूटेड टू इट बाय बीइंग नेग्लिजेंट एंड एरोगेंट and of course not bothered about the common people. Right. ये सब करते करते उसने अपने आप ही वो मतलब वो कंट्रोल खो दिया जी। एंड देन द सिचुएशन केम वेयर ही वाज फोर्स्ड टू से कि भाई आई एम विलिंग टू बी आई एम विलिंग टू एक्सीड टू इंडिया। राइट। तो ये माहौल तैयार करने में आरएनडब्ल्यू का बहुत बड़ा हाथ था, और ये आरएन काओ का ये भी कंट्रीब्यूशन among many. एक इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट। रॉ में रिक्रूटमेंट का एक तरीका होता था, और एक पॉइंट पे आपने अपनी बुक में लिखा है कि इट यूज्ड टू बी मोर लाइक अ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बिकॉज ही वाज रिक्रूटिंग पीपल ही न्यू। बिल्कुल। बट उसके बाद एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर अपेरेंटली कैंडिडेट्स को रात के 3 बजे बुलाया जाता था एक जगह पे टेस्ट देने के लिए। इट्स ऑल वेरी क्लोक एंड टाइगर टाइप स्टफ। करेक्ट। तो क्या हुआ था सर? तो इनिशियली आरएनडब्ल्यू की ये बदनामी भी हुई कि ये रिलेटिव्स एंड वाइव्स एसोसिएशन है, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ही एंड अदर्स इन द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट दिस टू बी पब्लिसाइज्ड। ठीक है। तो जो भी सिविल सर्विस की एग्जाम देते थे लोग, उनको ये लोग वहाँ हैंड पिक करते थे और उनको कहते थे कि ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप उसमें ज्वाइन करना चाहोगे सर? और फिर उनको ये टेस्ट ऐसा लिया जाता था कि आप यहाँ 2 बजे पहुँचो, 3 बजे पहुँचो, ये करो, इस तरह से ये। बट इट वाज ऑल वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ कहाँ जाएगा? आप अगर गवर्नमेंट में हो तो आप आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर या उनके साथ काम किए हुए पुलिस ऑफिसर्स, उनको आप बताओगे, उनके बच्चों को बताओगे, ऐसे करके। तो इसीलिए वो बदनाम भी हुआ। तो इनिशियल रिक्रूटमेंट इन्होंने एक वो फॉर्मूला बनाया, एक सर्विस बनाने की कोशिश की कॉल्ड RAS, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सर्विस, मतलब ऐसे। तो RAS की स्थापना हुई। उसमें पहले 3-4 सालों में काफ़ी लोगों को रिक्रूट किया गया। उनमें से अभी 2-3 लोग अभी भी एक्टिव हैं लिखने में, एनालाइज करने में, चाइना को करने में। तो मिस्टर रानडे जयदेव रानडे इज वन ऑफ देम, प्रताप हेब्लिकर इज अनदर, पैट हेब्लिकर, आनंद आर्नी maybe came later, but there was also, I think, first batch and second batch, a lot of people were there. Sure. And then more than that, more than RAS was not just about relatives and wives association, but also about recruiting people from other branches of the government. Yes. So postal service se, customs se, income tax se, you yourself have been in the IRS, so even income tax se. No, Mr. Ranade was from customs. He was not from customs. He directly was recruited as RAS. He had not got joined anywhere. Sure. He wanted to, perhaps got selected in customs, but before he could join, he was sidestepped here. But the most prominent example of all this is Mr. Vikram Sood, who was a postal service officer, who rose to become the chief of the RNW. The only, or maybe the second chief who was not IPS. Indian Police Service वाले नहीं थे. The first was Santuk, जो थे, who succeeded RN Kao in 77. And then it was Vikram Sood in the beginning of this century. He's the only, in this century, he is the only one who was not from the IPS. तो ऐसे उनका वो प्लान था कि भाई हम अलग अलग एक्सपर्टीज वाले लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे। साइंटिस्ट थे जो बाद में DRDO में थे, या एटॉमिक एनर्जी वाले थे,
ऐसे उनको रिक्रूट करते थे, बिकॉज स्पेशलाइजेशन वाज द की. Right. एंड इफ यू आर नॉट स्पेशलिस्ट देन व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ये उनका मानना था. तो ये काफ़ी सालों तक चलता रहा. अभी भी लोग डेप्यूट होते हैं, सेकंड हो जाते हैं RNW में, Sure. बट द RAS इज नॉट रियली active organization now, yeah, active service, because that got disbanded somewhere along the way. वो रहा नहीं, वो रुतबा भी या उसका महत्व भी नहीं रहा, तो अभी वो नहीं है. बट लोग आते हैं दूसरे सर्विस से, अभी भी डेप्यूट होते हैं. Sir, that brings me to the current era. हमारे NSA अजीत डोभाल, legendary character. बिल्कुल. और तब में और अब में सर क्या फर्क आ गया आपके हिसाब से? बिकॉज यू सीन द एवोल्यूशन. I've seen the evolution, and Ajit Doval is a classic field operative. So the difference between, if you want to understand RN Kao and Ajit Doval, and Ajit Doval is India's and perhaps the world's longest serving national security advisor. 12 साल उनके हो गए हैं, और वो IB के चीफ भी बने थोड़े महीनों के लिए. But his entire USP was about being a field operative. Right. These famous exploits. Famous exploit, अलग अलग उनके कहानियां हैं. But most people perhaps don't know that he's IB's perhaps one of the, or maybe the only longest serving head of operations group. अच्छा. अब IB में होता क्या है कि IB में there are analysts and there are field operatives, ठीक. and there is a special group which can carry out special operations. किसी को पकड़ना है, ट्रैक करना है, किसी को ट्रैप करना है, किसी को मतलब ओवरग्राउंड लाना है किसी इंसर्जेंट को. ये ग्रुप जो होता है, ये इनका बड़ा सीक्रेटिव एंड वेरी इफेक्टिव ग्रुप होता है. So he headed IB's operations for more than a decade, is what people say. I don't know the exact duration, but Mr. M.K. Narayanan has written somewhere, who was also the NSA and his boss at some point in time, that he was one of the best intelligence officers. Now they don't say field operative or otherwise, intelligence officers in the country and perhaps in the world. ऐसा उन्होंने लिखा है. और अभी भी वो एक दूसरे से मतलब इतना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. जो इस फील्ड में काम करते हैं वो लोग बताते हैं कि दे हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. दे वर अ गुड टीम, वेरी गुड टीम. और पंजाब इंसर्जेंसी, कश्मीर इंसर्जेंसी, दे हैंडल्ड इट टुगेदर, एंड मेनी अदर्स ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्ड. बट ही इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ, in his own right, not just because he was in the field, but also his transition from field to becoming DIB, as they call it, Director Intelligence Bureau, later to heading and starting, I mean not just heading but initiating a think tank called Vivekananda International Foundation, and then in 2014 being chosen by Prime Minister Modi as his first national security advisor, and continuing thereafter since 2014. Now we are in 2026, तो 12 साल हो गए. I think there have been 5 or 6 national security advisors. He is the longest serving by far. Yes. And clearly his relations with different countries, different heads of intelligence, different national security advisors, and his depth of knowledge and expertise is just phenomenal, which can't be packed into one episode or 2 episodes. It has to be done in a book, which hopefully we'll see sometime. That will be something I look forward to, sir. The same can be said about your own canvas of topics that can be touched upon, because it बहुत बड़ा canvas है. अभी तो हमने एक particular, we've been a little bit narrow in our conversation. It's been about RN Kao and the evolution. Espionage and intelligence agencies का evolution, या सिर्फ मतलब RNW पे हमने concentrate किया. हाँ, but no, you've been kind. Yes, I mean, I've also put in long years now. I started 23 years in the Northeast. 23 years in the Northeast overall, 43 years in journalism, analysis, commentary, field reporting. So I started in 1983. I feel ancient. नहीं sir. So, but yes, evolution of even journalism and media has also been one part of my own observation. I call my own journey from the early 80s to now
as a journey from Telegram to Telegram. And I'll explain why. Because when I started reporting, we used to send news by Telegram, the old Morse code Telegram. Yeah. It used to take 12 hours, 13 hours to reach, say, a report has been filed in a place. Yes. To get to the headquarters, it used to take 12-13 hours. Today, I have a Telegram app Telegram. which can transmit Basically does news the same thing. in 20 seconds or 10 seconds. It can transmit the news. Yes. So I call my journey from Telegram to Telegram. The challenge has been to keep up with changing technology, changing trends, changing nature of news and news ecosystem, and still remain passionate about it and still remain as relevant as one can be in these 43 years. So Well, that has I been think, the sir, I journey. mean, I think your relevance is not fading anytime soon because you have all these stories. People are dying to hear. I am dying to hear it. अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी भी नहीं. फॉर इंस्टेंस वेयर इज द होल थिंग गोइंग विद सिगेंट विद ह्यूमेंट, अब कहते हैं ओसेंटी है, जी. इट इज ऑल ओपन सोर्स, बिल्कुल. which hints at the telegram thing that you were mentioning. And then of course there are all these different angles about what your take is on geopolitics, which we haven't yet touched upon, and those books which I also can't wait to read. Certainly. But for everything that you've done, sir, for the country and for journalism and for this conversation here talking to me, thank you so very much. माय प्लेजर. बहुत बहुत धन्यवाद. ये आपने कष्ट किया हमारे ऑफिस में आके इसको रिकॉर्ड करने का. It's a privilege, sir. थैंक यू. Privilege. I am Thank you. honored. Thank you, sir. Thank you.